नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये मेरे पास एक इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर है, वैक्यूम इसके अंदर मैंने क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर एक मेटल लगाई जिसका नाम कैथोड रख दिया मैंने, जिसको कैथोड बोला। किसी भी कोई भी मेटल हो सकती है, किसी भी नेचर की मेटल की हो सकती है। यहाँ से हम लाइट इंसिडेंट करेंगे। लाइट की एंट्री के लिए मैंने यहाँ पे एक विंडो लगा रखी है। यहां से सपोज लाइट एंटर करके आ रही। अब जैसे ये लाइट आएगी इस पे आके गिरेगी। अब ये लाइट इस पे आके गिरेगी। अगर लाइट की एनर्जी सफिशिएंट होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगी, ये जो इंसिडेंट एनर्जी की बात कर रहा हूं, ये इंसिडेंट एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगी, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो यहां से इस एनर्जी की वजह से, इस लाइट की सुटेबल फ्रीक्वेंसी की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अब यहाँ एक पॉजिटिव पोटेंशियल लगा रखा है, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे होंगे। यहां से और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ लाइट है, इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं, लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी है। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको इवैक्यूएटेड क्यों रखते हैं? अगर मैंने इसको इवैक्यूएटेड नहीं रखा तो इलेक्ट्रॉन वैक्यूम की जगह एयर के पार्टिकल या और जो भी पार्टिकल्स होंगे उससे टकरा के अपनी एनर्जी लॉस कर सकते हैं। अब लॉस नहीं करेंगे, अब सीधा का सीधा इस साइड चलेंगे, चाहे इवन यहाँ कुछ पोटेंशियल ना हो तो भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो इधर पहुंचेंगे। अब अगर मैं इस विंडो की बात करूं, दो विंडो लगाते हैं हम। विंडो जनरली जो लगाई जाती है, या तो ग्लास की लगाई जाती है या क्वार्ट्ज की लगाई जाती है, या ग्लास की लगाई जाती है या क्वार्ट्ज की। ठीक है, एक्चुअली जो भी लाइट आ रही है, अगर मान लो सन से लाइट आ रही है या अगर हम बाहर से कोई और लाइट दे रहे हैं, तो यूवी लाइट कैन पास थ्रू क्वार्ट्ज, but it cannot pass through glass. तो इन शॉर्ट क्या हुआ, क्वार्ट्ज से यूवी भी पास कर जाएगी और विजिबल भी पास कर जाएगी, और ग्लास से खाली विजिबल लाइट पास करेगी। अब बेटा ये जो मेटल होगा, इस मेटल में अगर मैं इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन यहां, फिर यहां, ऐसे तो होगा, फिर आगे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। क्लियर है? समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? मान लो यहां दो है, तो ये लास्ट ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो उन इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम एनर्जी चाहिए। ठीक है, बट जो अंदर से निकलेंगे उनको निकलने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन मान लो सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट से बाहर निकल रहे हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सबको निकालने के लिए अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेटा इसमें हम देख चुके हैं कि अलग अलग सारे इलेक्ट्रॉन सेम काइनेटिक एनर्जी से नहीं निकलते, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से निकलते हैं। दूसरा, अगर मैं यहाँ कोई पोटेंशियल ना भी लगाऊं तो भी यहाँ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, और जैसे जैसे यहाँ मैं पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा करता जाऊंगा, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल मैं यहाँ पर ज्यादा करता जाऊंगा और इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। जब सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे तो करंट सैचुरेट हो गया, उससे ज्यादा करंट नहीं आ सकता। बट अगर मैं यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव पोटेंशियल मतलब पोलैरिटी चेंज कर दूं तो क्या होगा, यहां पर कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, वो इसका अपोज करेगा। फिर भी जिन इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होगी वो तो यहाँ पर पहुंचेगी। माइक्रो एमीटर मैंने इसलिए लगा रखा है करंट को मेजर करने के लिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं, उस हिसाब से करंट बार बार यहाँ चेंज करेगा। तो अगर मैं यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट और अप्लाइड पोटेंशियल में ग्राफ बनाऊं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड अप्लाइड पोटेंशियल V, जो V पोटेंशियल मैंने लगा रखा है, इसमें अगर मैं ग्राफ बनाऊं फोटो इलेक्ट्रिक करंट में और अप्लाइड पोटेंशियल में, तो देखना कि ये ग्राफ कैसा आता है।
इवन दो जब हमने कोई भी पोटेंशियल नहीं लगाया, फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, मतलब करंट की कुछ नॉन जीरो वैल्यू है। जैसे जैसे मैं पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं, करंट बढ़ता जा रहा है और एक लेवल पे जाके सैचुरेट हो जाता है। ऑन द सेम लाइन अगर मैं यहां से इसको पीछे की साइड बढ़ाऊं, मतलब पोटेंशियल को अगर मैं नेगेटिव करूं, अगर मैं पोटेंशियल को नेगेटिव कर रहा हूं तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर इतनी अपोजिशन होगी कि जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा ये उसको भी रोक देगा। अगर इसने फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया, तो उससे कम स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन वो भी यहां पर नहीं जाएंगे। इसीलिए ये जो पोटेंशियल है इसका नाम मैंने -V0 रख दिया, जिस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिड्यूसेस टू जीरो। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द रिवर्स पोटेंशियल अप्लाइड एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिड्यूसेस टू जीरो। और ये जो करंट है इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब बेटा इलेक्ट्रॉन को निकाल कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन को निकाल फोटोन रहे हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे इस बीम में, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और अप्लाइड पोटेंशियल में ऐसा ग्राफ आता है, even at zero potential we are getting some current because इलेक्ट्रॉन अपनी स्पीड की वजह से वहां पहुंच रहा है। पॉजिटिव पोटेंशियल लगाऊंगा करंट बढ़ता जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल लगाऊंगा करंट क्या होता जाएगा बेटा? कम होता जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? इट इज द नेगेटिव पोटेंशियल applied at anode with respect to cathode such that photoelectric current reduces to zero, such that photoelectric current reduces to zero। उस पोटेंशियल को हम कौन सा पोटेंशियल बोलते हैं बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी जो डायग्राम बनाया था उसमें V0 -V0 जो मैंने लिखा था वहां पे V0 इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आप बड़े ध्यान से देखना, अगर पोटेंशियल बोले तो नेगेटिव होगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल बोले तो पॉजिटिव होगा। -V0 इज द पोटेंशियल अप्लाइड एट विच करंट इज जीरो, प्लस V0 इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाइड एट विच stopping potential at which photoelectric current reduces to zero। अब अभी हमने पढ़ा था कि जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाते हैं तो जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है ये उसको भी रोक देगा। अगर फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रोक देगा तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकलेगी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन दैट शुड बी इक्वल टू E into V0 where V0 is the stopping potential। where V0 is the stopping potential means अगर एक स्टॉपिंग पोटेंशियल किसी इंसिडेंट लाइट के लिए 5 वोल्ट का है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी थी बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी थी बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? अगला पॉइंट, ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड from a metal on incident of light of frequency nu will not have same kinetic energy। In other words, there is a spread in kinetic energy for emitted photoelectrons। For emitted photoelectrons, there is a spread in kinetic energy for emitted photoelectrons। emitted photoelectrons के लिए kinetic energy का spread है।
तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की देखूं तो वो 0 से के मैक्सिमम के बीच में होगी, जहां पर के मैक्सिमम इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। K max is the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons। हाँ बेटा क्लियर है यहाँ तक? ये पॉइंट्स आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए ये दो पॉइंट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज यूवी लाइट कैन शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट from all metals generally, but visible light can show photoelectric effect from alkali metals only, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अल्कली मेटल्स हैव लो वर्क फंक्शन एज कंपेयर टू नॉन अल्कली मेटल। ठीक है, अब नॉन अल्कली मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा है तो उनको उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें इंसिडेंट एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा यूवी की होगी एज कंपेयर टू विजिबल, इसलिए यूवी लाइट का ये कंसेप्ट होता है यूवी लाइट और विजिबल लाइट में। इसीलिए हम जो वहां पे एक्सपेरिमेंट के अंदर जो डायग्राम था उसके अंदर हमने एक क्वार्ट्ज की विंडो लगाई थी, एक ग्लास की विंडो लगाई थी। वो क्वार्ट्ज और ग्लास की विंडो का कंसेप्ट वो इसी पॉइंट के लिए है, ये आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट इज आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब आप देखो बेटा, अभी जो हमने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एनर्जी इंसिडेंट की, दैट इज आई इंसिडेंट, वो एनर्जी दो काम में आई, एक तो वर्क फंक्शन में प्लस के मैक्सिमम। के मैक्सिमम क्यों लिखा? अब ये चीज आपको बड़े ध्यान से समझनी है कि एक्चुअली में जो वर्क फंक्शन है वो मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो वर्क फंक्शन इज ओनली फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जब मिनिमम एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए तो बाकी एनर्जी सारी की सारी उसकी काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी, इसीलिए वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और उसके बाद का अगर अंदर का कोई और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसके बाद, तो वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी यहां लगेगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वर्क इससे ई इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन से कम हो जाएगी। तो ये आपके पास आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गई, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एच न्यू इंसिडेंट इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस के मैक्सिमम। तो यहां से आ गया के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू इंसिडेंट माइनस न्यू नोट। पहले इक्वेशन आपको ये पता होनी चाहिए। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एच सी बाई लैम्डा इंसिडेंट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नोट प्लस के मैक्सिमम। तो ये आ गया के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच सी 1 बाई लैम्डा इंसिडेंट माइनस 1 बाई लैम्डा नोट। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। हाँ बेटा क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? अब यहीं से आपको पता है काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती काइनेटिक एनर्जी। तो के मैक्सिमम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब न्यू इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन न्यू नोट, लैम्डा इंसिडेंट शुड बी लेस देन लैम्डा। टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को होने के लिए इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट शुड बी should be greater than the threshold frequency, ठीक है, and lambda incident should be less than the lambda naught। lambda incident किससे कम होना चाहिए बेटा? lambda naught से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे उल्टा हो गया तो ये दोनों की k मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहीं से पता लगा इस न्यू नोट को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और लैम्डा नोट को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं।
क्लियर है? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी below which there will be no photoelectric emission. On the same line, threshold wavelength is the maximum wavelength threshold wavelength is the maximum wavelength above which there will be no photoelectric emission. There will be no photoelectric emission. बेटा एक होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और एक होती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये दो पॉइंट्स आपको क्लियरली समझ में आने चाहिए कि ये चीज आपको पता होगी। दूसरा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 से k मैक्सिमम के बीच में होगी, ये आपको ध्यान रखनी है। ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड विल नॉट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, देयर काइनेटिक एनर्जी विल रेंज फ्रॉम 0 टू k मैक्सिमम। तो अभी हमने देखा बेटा यहाँ पे कि हमारा जो k मैक्सिमम का फॉर्मूला आ गया वो एक तो आ गया E इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन, एक आ गया h न्यू इंसिडेंट माइनस न्यू नो, एक आ गया h c 1 बाय लैम्डा इंसिडेंट माइनस 1 बाय लैम्डा नो। क्लियर है? ये दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाफ m v मैक्सिमम का स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और p इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, वो भी कौन सा मोमेंटम, मैक्सिमम मोमेंटम बाय 2 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h न्यू इंसिडेंट माइनस न्यू नोट इज इक्वल टू h c 1 बाय लैम्डा इंसिडेंट माइनस 1 बाय लैम्डा नोट। यहां से अगर मैं v मैक्सिमम दैट इज स्पीड, मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहा हूं, अगर मैं मैक्सिमम स्पीड निकालूं तो क्या आ जाएगी बेटा, इट बिकम्स 2 टाइम इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करो, और इट बिकम्स 2h न्यू इंसिडेंट माइनस न्यू नो बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करो, और इट बिकम्स 2hc 1 by lambda incident minus 1 by lambda node कर। ये मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। यहीं से मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, अगर मैं मैक्सिमम मोमेंटम निकालना चाहूं तो ये 2m उधर चला जाएगा, इट बिकम्स 2 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन into incident energy minus work function. This is the maximum momentum of emitted photoelectrons, or it becomes 2 time mass of electron into h nu incident minus nu naught ka root, and this becomes 2hc into mass of electron 1 by lambda incident minus 1 by lambda naught ka root. This is the maximum momentum of emitted photo electrons. ये आपको ऐसे समझ में आना चाहिए। On the same line, अगर मैं यहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको पता होगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू वी नोट। ये हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, वी नोट जहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल था, अगर यहां पुट करके वी नोट निकालूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू वी नोट अगर निकालूं तो क्या बनेगा बेटा, E से डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज E इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन बाय E इज इक्वल टू
एच न्यू इंसिडेंट माइनस न्यू नोट बाई ई इज इक्वल टू एच सी बाई ई इंटू 1/λ इंसिडेंट माइनस 1/λ नोट। ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान होने चाहिए। यहां से आगे जो पॉइंट्स बनेंगे इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस कुछ पॉइंट्स बनेंगे, जैसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? ऐसे मैक्सिमम स्पीड भी उन्हीं पे डिपेंड कर रही है, मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी उसी पे डिपेंड कर रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन इंसिडेंट एनर्जी, मतलब इंसिडेंट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड वर्क फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अब हम इन पे बेस ग्राफ्स डिस्कस करेंगे। अब हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस कुछ ग्राफ देखने हैं। पहला ग्राफ है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मैंने अभी आपको बताया था कि करंट का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड निकल रहे हैं और दूसरी साइड पहुंच रहे हैं। और कौन निकालेगा इलेक्ट्रॉन्स को? इलेक्ट्रॉन्स को फोटॉन्स ने निकालना है। और ये हम फोटोन वाले में पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन गिव्स अस द इंटेंसिटी। तो यहां से मैंने क्या किया, सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सैचुरेटेड का मतलब है जो मैक्सिमम वाला आया था, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट में ग्राफ बनाया इन दोनों में। तो अब जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, अगर मैं ये कह दूं यहां पर फ्रीक्वेंसी या लैम्डा इंसिडेंट ये भी कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट हो गए तो इसका मतलब जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो दूसरी साइड तक सारे पहुंचाने हैं मुझे, क्योंकि सैचुरेटेड की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब उतना ज्यादा करंट होगा। तो आपको ध्यान रखना है सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पर मेरा इंटेंसिटी से मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड से है कि उसके अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया कितना है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया होगा उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, तो ग्राफ सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। ऐसे अगला ग्राफ देख रहा हूं, वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मुझे यहां ये नहीं लिखना चाहिए काइनेटिक एनर्जी, मुझे लिखना चाहिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड सभी इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए और वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकलता है, इसलिए मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। इसीलिए मैं किसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं बेटा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ये मेरे पास फॉर्मूला है एच न्यू इंसिडेंट माइनस न्यू नॉट, जहां पर ये अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं, इधर y है इधर x है, तो मैंने लाइन की इक्वेशन लिख दी y इक्वल टू mx प्लस c, इससे इसको कंपेयर किया तो आपका mh आ गया। m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? h आ गई यहां पर, तो इसका मतलब इसका स्लोप h है और y इंटरसेप्ट माइनस h न्यू नॉट है। स्लोप h है और y इंटरसेप्ट कितना बेटा? माइनस h न्यू नॉट है। तो अब अगर यहाँ दो मेटल है, एक मेटल 1 एक मेटल 2, तो अगर मैंने इसका ग्राफ बनाया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और न्यू इंसिडेंट में, तो ये ग्राफ आ गया। क्यों? क्योंकि जब तक थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी होगी तब तक तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा, तो उससे पहले तक का ग्राफ जीरो है एक मेटल के लिए। दूसरे के लिए अगर खाली एक का ग्राफ बनाना होता तो फिर ये जीरो हो जाता। इतनी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? उसके बाद का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब इसका स्लोप क्या दे रहा है? h दे रहा है। स्लोप होता है tan थीटा, तो स्लोप इसका h दे रहा है। अगर मैं दो अलग अलग मेटल के लिए भी बनाऊं तो उनका स्लोप सेम होगा, मतलब थीटा सेम होगा, इसलिए दोनों लाइनें पैरेलल बनी है। बट वर्क फंक्शन अलग अलग है, तो इसके लिए हो गया माइनस एच न्यू नॉट 1, इसके लिए हो गया माइनस एच न्यू नॉट 2। मतलब जो y इंटरसेप्ट है वो हमें वर्क फंक्शन का नेगेटिव दे रहा है। दिस इज माइनस वर्क फंक्शन फॉर फर्स्ट मेटल एंड दिस इज माइनस वर्क फंक्शन फॉर सेकेंड मेटल। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, प्रोवाइडेड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पे डिपेंड नहीं करती, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करती है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ये दो ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए और ग्राफ सब देख लेते हैं। Next graph is variation of maximum kinetic energy of emitted photoelectrons with wavelength of incident light। हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है, तो अब आप देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ में रेसिप्रोकल जैसा रिलेशन है। मतलब ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप होगा,
बट वो कहीं ना कहीं पे शिफ्ट होगा। लैम्डा नॉट से ज्यादा वेवलेंथ पे हमें कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑब्जर्व नहीं होगा, उससे कम वेवलेंथ पे करंट ऑब्जर्व होगा, तो ग्राफ ऐसा आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यही से पता लगता है अगर लैम्डा इंसिडेंट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, और अगर लैम्डा इंसिडेंट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा या इक्वल है, ठीक है, या ज्यादा है, तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। जैसे मैं ये कहूं कि अगर मेरे पास, जैसे मानो हमें ये पता है कि कलर हमारे पास विबग्योर ऐसे होता है, मैंने कहा ग्रीन लाइट is just sufficient to show photoelectric effect। मैंने मान लिया कि ग्रीन लाइट इज जस्ट सफिशिएंट टू शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम ए मेटल, एक मेटल से। देन अगर रेड लाइट डालूं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा, नहीं शो करेगा। रीजन, ग्रीन लाइट जस्ट सफिशिएंट का मतलब है ग्रीन लाइट की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। अब रेड कलर की वेवलेंथ ग्रीन से ज्यादा होती है। अब अगर वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से ज्यादा है इंसिडेंट की, ठीक है, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अगर मैं कह दूं इंडिगो से, इंडिगो कलर से होगा कि नहीं होगा? इंडिगो की वेवलेंथ ग्रीन से कम है, अगर इंडिगो की वेवलेंथ कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन विल एमिट विद काइनेटिक एनर्जी, विद सम काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन अब बाहर निकलेगा किसी ना किसी, किससे बेटा? काइनेटिक एनर्जी से। बिल्कुल सेम लाइन पर अगर मैं कह दूं वॉयलेट कलर डाल दिया, वॉयलेट कलर की इंसिडेंट लाइट डाल दी, तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन अब भी बाहर निकलेगा, विल एमिट विद सम काइनेटिक एनर्जी। इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो इससे से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अब इंसिडेंट लाइट की एनर्जी आपकी ज्यादा हो चुकी है। अगला है वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। हमें पता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज ई वी नॉट, तो वहां से वी नॉट का रिलेशन निकाल लिया। वी नॉट और इंसिडेंट लाइट में की फ्रीक्वेंसी में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी जैसा, बस वहां पर स्लोप h था, जहां पर स्लोप क्या हो गया बेटा? h by e। इस ग्राफ से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लगता है, फ्रॉम दिस ग्राफ हाउ कैन वी फाइंड द प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट विल बी गिवन बाय e into slope of this graph, e into slope of this graph। और इस ग्राफ का स्लोप कैसे निकालूंगा? y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो वहां से मैंने क्या निकाल दिया बेटा? प्लैंक कांस्टेंट। इसी ग्राफ का y इंटरसेप्ट हमें माइनस एच न्यू नॉट बाई ई देता है, जहां पर माइनस एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन है, बाई ई देता है। तो अगर आपको वर्क फंक्शन निकालना हो तो y इंटरसेप्ट इंटू ई की मोड वैल्यू निकाल लो, क्योंकि वर्क फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता। अब आप अपने आप y इंटरसेप्ट इंटू ई कर लो, ई इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है, उससे आप ये दो ग्राफ्स आप ऐसे देख सकते हो। ये दो ग्राफ्स के बारे में भी आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। अब बेटा ये ग्राफ है, अब मैंने क्या किया है, तीन अलग अलग इंटेंसिटी के लिए ग्राफ देखा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और अप्लाइड पोटेंशियल के अंदर। हमें पहले भी पता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और अप्लाइड पोटेंशियल में ऐसा ग्राफ आता है। अब मैंने इंटेंसिटी वेरी की, तो हमने देखना है कि ग्राफ में क्या क्या वेरिएशन आते हैं, इसको हमने समझना है। सबसे पहली बात, अगर मैं मान लूं इफ मेटल इज सेम, मेटल अगर सेम है, फॉर द सेम मेटल है, या फॉर द सेम मेटल, मतलब सिर्फ एक ही मेटल पे मैंने ये डाला है, तो इसका मतलब हो गया बेटा न्यू नॉट इज कांस्टेंट, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कांस्टेंट, वर्क फंक्शन इज कांस्टेंट। अब आपको ये पता होना चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वी हैव ऑलरेडी सीन h by e न्यू इंसिडेंट माइनस न्यू नॉट, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? अब यहां से तीनों केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, तीनों लाइट की बीम के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, क्योंकि तीनों यहीं पे बन रहे हैं। देख लो, एक ही पॉइंट पे ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता था, तीनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। अगर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, h by e भी सेम है, ठीक है, तो ये आ गया न्यू इंसिडेंट माइनस न्यू नॉट सेम है।
अब न्यू नोट मैंने क्यों सेम लिया बेटा, क्योंकि मैंने सेम मेटल के लिए बात कर रहा हूं। अगर न्यू नोट सेम है तो कैंसिल ही हो गया। तो यहां से ये पता लग गया कि हमने इस केस में जो लाइट डाली है उस लाइट की 3 अलग अलग बीम भी अगर मैंने डाली है तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, सेम है। और ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। तो यहां से ये पता लग गया कि अगर मैं फॉर द सेम मेटल की बात कर रहा हूं, अगर मैं एक ही मेटल पे ऐसा हो रहा है इसकी बात कर रहा हूं, तो बेटा न्यू इंसिडेंट कांस्टेंट है और न्यू इंसिडेंट न्यू नोट से ज्यादा है। आप कह सकते हो लैम्डा इंसिडेंट कांस्टेंट है और लैम्डा इंसिडेंट लैम्डा नोट से कम है। एक मेटल के लिए न्यू नोट और लैम्डा नोट आपके डिफाइन होते हैं। अब आप देखो सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट थर्ड केस में ज्यादा है। सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट थर्ड केस में ज्यादा है, सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेकंड केस से, ठीक है। और यही सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट फर्स्ट केस से ज्यादा। इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड जो टकरा रहे हैं वो ऐसे हैं। हमें ये पता है इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं, इंटेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इस तरह से रिलेट है, फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसका मतलब ये वाली टर्म सेम है, तो इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसके नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा हैं। तो इस केस में L3 इज ग्रेटर देन L2 इज ग्रेटर देन L1। इंटेंसिटी को L से लिख रहा हूं, तो सेम मेटल के लिए इंटेंसिटी इस केस में L3 इज ग्रेटर देन L2 इज ग्रेटर देन L1 है। न्यू इंसिडेंट कांस्टेंट है, न्यू इंसिडेंट न्यू नोट से ज्यादा है। ये सारा कुछ कौन किसके लिए है बेटा, फॉर द सेम मेटल के लिए है। अब उसी तरह का ग्राफ है बट कुछ वेरिएशन और चेंज कर दिए, ऐसा ग्राफ बना हुआ है। सबसे पहले चीज वही मैं मान के चल रहा हूं फॉर द सेम मेटल है, अभी एक ही मेटल के लिए बात कर रहे हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे जिसमें अलग अलग मेटल के लिए बात करेंगे। सेम मेटल के लिए यहां से आप देख सकते हो ये जो टर्म है दिस इज V01, दिस इज V02 एंड दिस इज V03। किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, V03 इज ग्रेटर देन V02 इज ग्रेटर देन V01। स्टॉपिंग पोटेंशियल थर्ड का ज्यादा है सेकंड से, सेकंड का ज्यादा है फर्स्ट से। यहां से आ गया न्यू इंसिडेंट 3 माइनस न्यू नोट is greater than new incident 2 minus new node is greater than new incident 1 minus new node। क्यों, मेटल सेम है तो न्यू नोट सेम होगा, तो ये न्यू नोट कैंसिल हो गया, ये बच गया न्यू इंसिडेंट 3 is greater than new incident 2 is greater than new incident 1। क्लियर है। और ये तीनों न्यू जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट की, चाहे फर्स्ट केस में, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, ये न्यू नोट से ज्यादा होने चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तभी फोटो इलेक्ट्रिक करंट आएगा। तो इसमें फ्रीक्वेंसी अलग अलग है या इंटेंसिटी अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। दूसरा अब यहीं से आ जाओ, इंटेंसिटी की बात करूं, इसमें सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट 3 का, 2 का और 1 का सेम है। सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट 3, 2 और 1 का बेटा क्या है, सेम है। अगर सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम है तो अब बड़े ध्यान से यहां पर हमें चीजें समझनी है बेटा कि अगर ये सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम है मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो टकरा रहे हैं वो भी सेम होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया से हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया इन all 3 incident beams are same, but
इंटेंसिटी इज नॉट सेम। वैसे इंटेंसिटी सेम बोलने का मतलब इसी को सेम बोल देते हैं, इस केस में इंटेंसिटी सेम नहीं है। व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज NH न्यू, N डैश H न्यू। अब बेटा देखो न्यू सेम है क्या अलग अलग है? इस केस में न्यू अलग अलग है बट N डैश क्या है? सेम है, तो इसलिए इंटेंसिटी अलग अलग हो जाएगी। किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी? इस केस में भी थर्ड की इंटेंसिटी सेकंड से ज्यादा होगी, सेकंड की फर्स्ट से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी ज्यादा है, नंबर ऑफ फोटोन सेम है, बट एन डैश क्या होगा? तीनों में सेम होगा। इसीलिए कई बार बोल देते हैं कि इंटेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी सेम होने का मतलब एन डैश से रिप्रेजेंट होता है, बट वो बोलना गलत होता है। इंटेंसिटी सेम नहीं है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस इज सेम। ये एक ही मेटल के लिए मैंने आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन इसमें से बता दी। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट, the photoelectrons from a metal surface will be emitted only if frequency of incident light is greater than the threshold frequency or critical frequency for that metal, or lambda incident is less than or equal to lambda. Second, saturation photoelectric current। कौन से करंट की बात कर रहा हूं बेटा? saturation photoelectric current depends on the number of photons striking per second on the metal and it is independent of the frequency of incident light new incident, provided new incident is greater than or equal to new naught। इसी को ऐसे लिखा जाता है कि saturation photoelectric current depends on intensity of incident light and independent of new incident, provided new incident is constant and greater than new naught। ये सेकंड लॉ है। ज्यादा सही स्टेटमेंट जो मैंने ऊपर लिखी है वो है कि वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड नहीं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी में ना बेटा क्या होता है? इंटेंसिटी इज एन डैश इनटू एच न्यू। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूंगा तो इंटेंसिटी तो चेंज हो गई। अगर मैं कहूं कि इंटेंसिटी चेंज करने के मैंने आपको पहले भी बताया दो मेथड है, या तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड चेंज कर दूं या फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूं। अगर मैं खाली फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूं तो इंटेंसिटी चेंज हो गई, बट इंटेंसिटी चेंज हुई इस केस में, पर सैचुरेशन फोटोइलेक्ट्रिक करंट चेंज नहीं हुआ क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो टकरा रहे हैं वो चेंज नहीं हुए। इसीलिए मैंने कहा ज्यादा सही स्टेटमेंट ये है। थर्ड, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन new incident and new node of metal, and it is independent of number of photons striking per second। ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड जो स्ट्राइक कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करती। यही जो टर्म है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड,
इसको आप इंटेंसिटी भी बोल सकते हो। तो ये इस हिसाब से आपको चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ये क्या है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस? क्यों बोलते हैं इंस्टेंटेनियस प्रोसेस? बोलने का मतलब है कि जैसे ही मैं लाइट डालूंगा 10⁻10 सेकंड के अंदर, 10⁻10 सेकंड से अप टू 10⁻10 सेकंड तक जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे। मतलब टाइम गैप बिटवीन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम गैप बिटवीन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंसिडेंट ऑफ फोटोन इज लेस देन 10⁻⁻10 सेकेंड। तो यहीं से अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट और टाइम में ग्राफ प्लॉट करूं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट में और टाइम में ग्राफ प्लॉट करूं, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता है। एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब वो टाइम है 10⁻10 सेकेंड, उसके बाद करंट सेचुरेट हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं सेचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। 10⁻10 सेकेंड से पहले पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। दीज आर द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। Next topic is failure of wave theory to explain photoelectric effect. Photoelectric effect can be explained on the basis of particle nature of light. ठीक है, तो इसी वजह से आइंस्टीन को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से ही नोबेल प्राइज मिला था। इसको हम वेव थ्योरी पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्या दिक्कत थी, क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकते, वो समझना है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, इंटेंसिटी मींस एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। According to wave theory, intensity means energy per unit area per unit time. अगर वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ वेव, तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन should depend on intensity of incident light, should depend on intensity of incident light। इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करनी चाहिए। क्यों? इंटेंसिटी कैसे चेंज होगी? इंटेंसिटी तब चेंज होगी जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे होंगे। फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे होंगे तो इसका मतलब इंटेंसिटी पे डिपेंड होनी चाहिए, क्योंकि वेव थ्योरी में नंबर ऑफ फोटॉन्स का तो फंडा होता ही नहीं। But in photoelectric effect, intensity, maximum kinetic energy is independent of intensity and depend only on frequency। एक ही मेटल के लिए तो बेटा खाली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी the photoelectric current, the photoelectric emission will take place at every frequency provided light is intense enough, light is intense enough, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो तो हर फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा। ऐसा वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग था। मतलब इन शॉर्ट यहीं से दैट इज देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हर फ्रीक्वेंसी पे हो जाएगा, इंटेंसिटी ज्यादा हो बस। बट in photoelectric effect there is no emission below a certain frequency। new note,
दूसरा, ये टाइम गैप को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये इंस्टेंटेनियस क्यों है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस क्यों है। हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटेनियस है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी लाइट आ रही है, मान लो कम फ्रीक्वेंसी की भी है या थ्रेशोल्ड से ज्यादा की भी है या थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी की है, ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, निकलना नहीं चाहिए था पहली बात। ये कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी देर तक एनर्जी उसके अंदर जाती रहे 5 मिनट 10 मिनट या 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद इतनी एनर्जी हो जाए कि वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाए तो बाहर निकल जाएगा। मतलब इसके अकॉर्डिंग, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ये वेव थ्योरी की कुछ फेलियर्स थी जिनके बेस पे हम ये कह पाए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। Particle nature of light, on the basis of particle nature of light, and particle nature of light is photon. Particle nature of light is photon. लाइट का जो पार्टिकल नेचर है वो क्या होगा बेटा हमारे पास, वो फोटोन होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक दैट इज क्वांटम एफिशिएंसी, जिसको हम ईटा से लिखते हैं। ध्यान रखना है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी फोटोन having energy greater than work function will be able to eject the electron from the metal surface। अब बड़े ध्यान से समझना, जैसे मान लो ये मेरे पास एक मेटल का सरफेस है, ये मेरे पास एक मेटल है, यहां से मैंने इस पे लाइट डाली और ये वाली लाइट एच न्यू इंसिडेंट वर्क फंक्शन से ज्यादा है, ठीक है। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, ये इसको टकराई और इसको इसने बाहर निकालने की कोशिश की। वो इलेक्ट्रॉन निकलने से पहले यहां टकरा गया, फिर यहां टकरा गया और फिर बाहर निकला। जब वो बाहर निकला तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है अब वो एच न्यू इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन से कम होगी। इक्वल भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि वो सीधा बाहर निकल गया या कहीं से टकरा के आया तो कुछ ना कुछ एनर्जी दे देगा और कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस ही करेगा बेटा। यहाँ पे अगर कुछ एनर्जी लॉस कर रहा है तो एनर्जी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन वो इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन के या तो इक्वल होगी या उससे कम होगी, डिपेंडिंग ऑन सीधा निकल रहा है या कहीं से टकरा के आया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि टकराए और यहीं एनर्जी लॉस कर दे तो बाहर ही नहीं निकला, यहीं रह गया, या यहीं एनर्जी लॉस कर दे बाहर ही नहीं निकला, यहीं रह गया, तो बाहर निकलने लायक एनर्जी रही नहीं। इसीलिए मैंने कहा है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी फोटोन हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन विल बी एबल टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो इसीलिए हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, क्वांटम एफिशिएंसी। दिस क्वांटम एफिशिएंसी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। पर सेकेंड लिखो चाहे ना लिखो, बाय नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। फोटॉन्स वही वाले की बात कर रहा हूं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, इनटू 100%। इसको हम बोलते हैं बेटा क्वांटम एफिशिएंसी। अगर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है तो उसकी क्वांटम एफिशिएंसी 100% होगी। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? अगर 5 फोटोन 4 को निकाल रहे हैं बाहर, एक को नहीं निकाल पा रहे हैं तो 80% हो गई। तो दिस इज नोन एज क्वांटम एफिशिएंसी। ये आपको ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि एक फोटोन एक को निकाले, बट पॉसिबिलिटी यही रहती है कि हम यही मान के करते हैं कई बार कि एक को निकाल रहा है तो क्वांटम एफिशिएंसी 100% है, बट इट इज नॉट नेसेसरी। कई बार क्वेश्चन में दे देता है 25% है तो 1/4 ही बाहर निकल रहे हैं, तो मतलब अगर 100 डाल रहा हूं तो 25 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल रहे हैं।